डॉक्टर अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लगातार इजराइल और तमाम ऐसे देश हैं जिनके बीच में मामला कई सालों से ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन एक रोज ये वॉर शुरू हो जाती है। इसका बेसिक कारण क्या है, आसान शब्दों में दर्शकों को बताएं। देखिए निहारिका जी, ऐसा है कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 1917 में डिक्लेयर किया गया था, और ये समझौता हुआ था तुर्कमेनिस्तान के ऑटोमन एम्पायर और इंग्लैंड के बीच में। तब यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, जूस को वहाँ पर लाया गया था इंग्लैंड से। क्योंकि जूस को कई बार शिफ्ट किया गया, मारा भी गया, चाहे वो जर्मनी रहा हो चाहे रशिया रहा हो, इवन इंग्लैंड में भी इनको भगाया गया। तो उसके बाद इनको एक जगह दी गई गल्फ कंट्रीज में। वो जगह थी फिलिस्तीन का साइट, एक किनारे इनको दिया गया और बहुत छोटी सी जगह दी गई थी। जिसको क्या कारण क्या है कि यहाँ पर जो डोम है वो इस्लाम डोम ऑफ रॉक कहलाता है। वो प्रॉफिट का है कि वहाँ प्रॉफिट जो है स्वर्ग को गए थे। दूसरी बात है क्रिश्चियंस का क्या है कि क्रिश्चियंस को जो है यहाँ पर सूली से चढ़ाया गया था, यानी ईसा जी को। और जहाँ तक सवाल है जूस का, कि ग्रेट ऑफ वॉल है, इसके बराबर में मैं गया हूँ 2004 में। तो ग्रेट ऑफ वॉल को ये लोग कहते हैं कि जब प्रलय आएगी तो उसमें से उनका एक दूत आएगा और वो इनको संभालेगा, जिसको जूस मानते हैं। सवाल इस बात का है, यहाँ पर कई बार ये इजराइल और जेरूशलम के बीच में ये झगड़ा इस बात का, इजराइल का और फिलिस्तीन का, कि जेरूशलम को ये लेना चाहते हैं वेस्ट बैंक से, और ईस्ट बैंक में भी हैं ये। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना कब्जा शुरू किया। इसकी जो वॉर है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि यासिर अराफात थे। तो यासिर अराफात जब जिंदा थे तब मैं गया था वहां पर। और ये जो महमूद अब्बास है इस वक्त, वो फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये फॉरेन मिनिस्टर होते थे। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर कई बार समझौते हुए, चाहे वो 1917 से लेके बात हुई शुरू हुई, फिर आप 47 में हुई, 48 में हुई, 67 में हुई, 94 में हुई और 93 में हुई। और आर्टिकल 9 के तहत जॉर्डन ने क्या किया कि जो डोम है, इस जो डोम के अंदर जो मॉस्क बोलते हैं उसको, इसका झगड़ा है, इसको बाहर से ये कहा गया आर्टिकल 9 के तहत जॉर्डन में जो समझौता हुआ और इजराइल से, तो ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि जो डोम के बाहर है, ये कंट्रोल जो सिक्योरिटी रहेगा वो रहेगा, इजराइल की सिक्योरिटी रहेगी। और अंदर जो होगा वो ग्रैंड मुफ्ती जो जॉर्डन के हैं उनका होल्ड रहेगा, वो वहां पे प्रेयर कराएंगे। ये बाहर की सिक्योरिटी, ये अंदर का तय, ये बात है 93 की। लेकिन टाइम टू टाइम आप देखिए पिछली बार क्या हुआ, एक साल पहले की बात है कि 22 मई को 2022 को क्या हुआ कि वहां पर लोग प्रेयर कर रहे थे, रमजान का दिन था, और वहां पे उन निहत्थे लोगों के पर इजरायलियों ने वार किया और जिनको मारा पीटा, बच्चों को भी मारा, गोलियां मारी। जिसका कारण था कि ये हमास जो है वो एक्टिव हो गए। जब क्या लड़ाई एक्चुअल में क्या है, फिलिस्तीन और इसराइल की नहीं है। एक्चुअल में जो लड़ाई है वो हमास की और इसराइल की है। सवाल इस बात का है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वहां पर जब यासिर अराफात जिंदा थे उस समय इनके ज्यादा एक्टिव नहीं थे, और इसलिए इनको ज्यादा श्रेय नहीं मिलता था, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां पर थे अराफात साहब, उनको लोग मानते थे। तो ये इतना सर नहीं उठाया इन्होंने। जब यासिर अराफात की डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने अपना सर उठाया, और ये बहुत बड़ा एक जिहादी संगठन बन गया। और उन्होंने अपने तरीके इनको धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया। उसमें हिजबुल्ला ने भी किया, जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, लेबनानी है, शिया ग्रुप भी है, उसने भी किया, बोको हरम ने भी किया, और साथ में तो थे ही थे फिलिस्तीन के हमास ग्रुप, ये सुन्नी ग्रुप है। इन लोगों ने धीरे धीरे, इसमें ईरान ने भी इनको सपोर्ट किया है, जिसमें लेबनान की वजह से शिया कम्युनिटी है। अब देखने को मिला है, तो कल ये देखने को सुनने को मिला था कि ये जो महमूद अब्बास हैं, ये यहाँ से गए हैं वहां पर रशिया में और पुतिन से मिले हैं। तो अब क्या है प्रॉब्लम, क्या कि ये जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये अमेरिकन ने इस्टेब्लिश किया था इन लोगों के बीच में। ये सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉब्लम थी लड़ाई की, यहाँ पे व्यापार की बात थी, और इसलिए किया गया। और आज स्थिति भयावह हो चुकी है। इसमें जो है ये आपके यूके भी आ गया, जबकि यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्री हैं जो साथ दे रहे हैं फिलिस्तीन का। अब देखिए ये स्थिति बनने वाली है, एक वार की स्थिति बनेगी, जो कि मैं कहता हूँ छोटी सी चिंगारी है जो एक बड़ी चिंगारी बनेगी। अभी आप देखिए यूक्रेन की वार चली रही है,
चीन की वार रुकी नहीं है, उसमें जो अभी साथ दे रहे हैं यहाँ तक वो बताऊं अमेरिका कि जी। जो चीजें चल रही हैं वो इजराइल और हमास के बीच में है, लेकिन अगर देखिए तो जी जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीनी जो है खास करके उन्हें इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गाजा से हमले जो है वो हमास लगातार कर रहा है, लेकिन इसमें जो मासूम है वो लगातार इसमें पिस रहे हैं। और जो हमास यहाँ इसराइल में आकर कर रहा है, तमाम जो वीडियो है वो हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते क्योंकि इतनी ज्यादा बर्बरता उसमें है। इन तमाम चीजों को विश्व किस तरह देखेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार यूएन है या ह्यूमन राइट्स की जब भी बात आती है तो इन तमाम चीजों से यूएन मुकर जाता है। और इससे पहले भी जब भारत ने कई बार आतंकवादियों की बात की है तभी भी कोई बड़ा स्टैंड यूएन की तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन अब जो आतंकवादी, जो आतंक जिस तरीका का रूप दिखा रही है, उसे विश्व किस तरह देख रहा है? देखिए 67 में जो इसराइल और जेरूसलम का मामला था और ये फिलिस्तीन का, उस वक्त उस वक्त भारत भी इनके साथ था। 70 साल से भारत इनके साथ था फिलिस्तीनियों के। और फिलिस्तीन के लिए यूनाइटेड नेशन ने रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है, इनके लिए फिलिस्तीनियों के लिए, रिफ्यूजीज के लिए बनाई है और उनको मदद की गई है। सभी ने मदद की है, इवन भारत को भी सिंपैथी थी। लेकिन जब इनका टेररिज्म ऊपर आ गया हमास ग्रुप का, और आके तो देखिए अभी क्या है, ये हमारे देश में G20 हुआ, इसके लीडर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इस बात को रखा उस चार्टर के अंदर, ये टेररिज्म इंटरनेशनल स्तर पे खत्म होना चाहिए। इसलिए आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के विरोधी हैं। जो एक चर्चा की जा रही है कि शायद नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की वजह से मुस्लिम इस विरोधी हैं। आपने आप बात देखिए ना, उठाई इसी पीछे, चार्टर में इसी पर एक और जी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि इससे पहले कभी भारत जो है, कभी भी अगर इस तरह की वॉर होते थे तो कभी भी किसी एक पक्ष का साइड नहीं लेता था। ऐसे संकट के वक्त हमने रशिया और यूक्रेन को भी देखा, जी लेकिन पहली बार पीएम मोदी जी ने बिना किसी चीज को ऐड किए उन्होंने साफ तौर पर बोला कि इजराइल जो है उसके साथ हम खड़े, एकजुटता के साथ खड़े। और साथ ही इससे पहले भी अगर देखें तो फिलिस्तीन जो भी हमले करता था उसको कभी भी भारत ने आतंकी हमला जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। तो इस पर क्या कुछ क्यों, क्या भारत को इसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे? जैसा आपने कहा कि वो अपने तौर पर जो है प्रधानमंत्री जो है वो अपने सही तौर पर सही करे, वो किसी मुसलमान के खिलाफ या साथ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुसलमानों की बात के अगेंस्ट की बात होती तो क्यों उन्होंने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को G20 में शामिल किया, G21 करके भेजा है। यानी आप देखिए साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज डोमिनेटेड है, जो 57 कंट्रीज हैं, उनका वेलकम किया उन्होंने कि G20 के अंदर होना चाहिए, G21 करके भेजा है। ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल हालात हैं। पहले की सरकामिस्तान से दूसरे थे, हमने उनको एड भी पहुंचाई। मैं उस डेलीगेशन का मेंबर था 2004 में, जबकि हम यहाँ से कुछ दवाइयां और वाहन लेके गए थे, वहां पे एम्बुलेंसेज पहुंचाई हैं। ऐसा नहीं है। और उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जूनियर साथ में, वहां पर जाके अराफात के साथ में। लेकिन अब इस वक्त की दुनिया की जो पोजीशन है, इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना है। इस कारण से हमारा इंडिया उनके साथ है, इजरायलियों के साथ में। और इजरायलियों के साथ में वो इस वक्त हुआ है जो दुनिया के दादा कहलाते थे, कि सिक्योरिटी के बॉसेस कहलाते थे। मोसेस ग्रुप इनका माना हुआ जो एजेंसी थी, आज उनकी एजेंसी एजेंसी फेल हो गई, उनके सारे टारगेट फेल हो गए। आपको मैं ये बता दूं, यही मार्केटिंग के पीछे दुनिया में ये अपने हथियार बेचते थे, ये अपनी टेक्नोलॉजी बेचते थे। इनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं था। कहाँ चले गए इनकी सर्वाइलेंस? कहाँ चला गया सर्वाइलेंस? अमेरिका के सेटेलाइट्स कहाँ चले गए? कहाँ सब चला गया? आज इसीलिए तो परेशान है। अमेरिका भेज तो रहा है सहायता, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि खुल के सामने आ पाएगा, क्योंकि फिर वॉर हो जाएगी, इंटरनेशनल वॉर हो जाएगी, उसमें विश्व युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। जी आपने यहाँ पर तमाम चीजों की बात करी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी की यहाँ पर बात करी, तो क्या सर आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा फेलियर तो है ही, लेकिन इस इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर से भी कोई हमास के तमाम लोगों के साथ मिला हुआ? क्योंकि इतना बड़ा हमला करना और कई ऐसे ब्रिगेडियर, कई ऐसे पोस्ट पर उसको ध्वस्त कर देना, ये तमाम जानकारियां कोई इंटरनल ही दे सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अभी वो जांच करेंगे। और इस गवर्नमेंट का फेलियर है, नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आपने देखा होगा, यही नहीं अमेरिका में भी प्रदर्शन चल रहे थे, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी पे कब्जा करना चाहा था कि वो जजेस को भी कंट्रोल में करना जो चाहें उस हिसाब से अपने फैसले लिखवाएंगे। उसके लिए वहाँ लोकल भी विरोध था और इंटरनेशनल लेवल पे भी, हर जगह जहां जहां इजरायली थे वहां प्रदर्शन कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा मसला था। मैं समझता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट का फेलियर है। नेतन्याहू को, गवर्नमेंट को, वहां के इजरायली लोग अब बिल्कुल
भूलना चाहते चाहते नहीं है कि इस डिक्टेटर को वापस रखा जाए। इसका नतीजा मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें मिला होगा। तो आपकी बिल्कुल बात सही है, और इसीलिए एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, नहीं आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। जी, बुरा हाल 50 सालों में हुआ है। जी। सर, बीबीसी की एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया कि जानकार जो मानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसमें दूसरे मुल्कों के साथ साथ भारत, मध्य पूर्व और यूरोप का जो कॉरिडोर है उस पर असर आ सकता है। किस तरीके का असर यह हो सकता है, क्योंकि भारत के लिए भी थोड़े खतरे की बात है और साथ ही पहली बार हमने किसी देश का पूरे तौर पर पक्ष ले लिया है। देखिए, ये इंटरनेशनल कॉरिडोर जो अभी यहाँ पास हुआ था चार्टर के अंदर, ये जाएगा यहाँ से गल्फ कंट्रीज से होता हुआ, यूरोपियन यूनियन से होता हुआ अमेरिका तक जाएगा। कहीं पे शिप यूज होंगे, कहीं पे शिपिंग होगी, कहीं पे ट्रेन होगा, कहीं पे रोड होगी। तो अब उसी रास्ते के लिए ये कई जगह से होकर जाएगा। अगर ये स्थिति सुधरती नहीं है फॉरेन कंट्रीज की, देखिए ना, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए सारे। ये इधर आ गया रूस, ओपनली आ गया है, और उधर आ गया अमेरिका। अब उसके साथ में जो देश जुड़े हुए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आपने देखा अफगानिस्तान में भी टेररिस्ट जो ग्रुप थे वो आज वहां पे राज कर रहे हैं, तालिबानी। उनको अमेरिका ने सपोर्ट दिया है, और ये ऐसे बढ़ते नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये सारे जितने ग्रुप हैं, इन ग्रुप को कोई ना कोई तो नरिश कर रहा है, यानी इनको कोई खाना पीना दे रहा है, इनको हथियार दे रहा है, कहीं ना कहीं तो है। ये तो देखना होगा कि अब की बार हमास के साथ कौन कौन खुल के आए हुए हैं, किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। जी, वरना अभी देखिए कितनी बुरी तरीके से मार कर रहे हैं। सर, जो जी। यूएई बहरीन है उसने इजराइल का साथ देकर सबको चौंका दिया है। एक जो तमाम चीजें, एक मैं पॉइंट ये मान सकती हूँ कि उनके बीच में जो अमेरिका ने बहुत पहले समझौता करवाया था इजराइल और उनके बीच में, एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर वैश्विक तौर पर देखें तो क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यूएई और बहरीन जो है वो इजराइल का साथ दे, ये थोड़ा चौंकाने वाला हो गया, क्योंकि बाकी जो इस्लामिक स्टेट है वो लगातार इस बात पर टिके हुए हैं कि वो हमास का साथ दे रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें अमेरिका की भी चाल हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसमें अमेरिका की भी चाल हो सकती है। वो सोचता है कि इजराइल तो मेरा है, इस पे वर्चस्व मेरा है, इस पे अधिकार मेरा है, इसको ये क्यों। क्योंकि जो अभी अब्राहम देखिए समझौता सऊदी था वो अरब, अमेरिकी ने ही करवाया था। हाँ। हाँ, सऊदी अरब ने भी इसको सपोर्ट किया था। अभी तो देख रहा था ना, ये हमसे तो बराबर भी रहता है। ये सऊदी अरब आज इतना बड़ा गल्फ का कंट्री, इससे इसराइल से क्यों सपोर्ट कर रहा है? उसको अलग करने के लिए। देखिए, अब सऊदी अरब को भी ओपनली आना पड़ा इसके अगेंस्ट। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है, जिसके तहत ये प्लेटफॉर्म डुअल कर दिया गया है, एक इस तरफ एक उस तरफ। इसमें कुछ कंट्री इधर जाएंगे, कुछ कंट्री उधर जाएंगे, और ये सब उनकी सोची समझी नीति है। देखिए, इसमें यूरोपियन यूनियन पूरा नहीं है इनके साथ में, इसराइल के हम्म। साथ में। सर, जी। तुर्की ने यहाँ पर इन दोनों जो फिलहाल चीजें चल रही हैं उसके बीच में मध्यस्थता की बात की है। अभी भी क्या कोई विकल्प बचा है कि मध्यस्थता हो सकती है? अगर होती है तो किस तरह मध्यस्थता होगी? नहीं, बहुत ही पुराना मामला है, कोई आज का मामला नहीं। मैं बता रहा हूँ 1948, 67, 94, 93, 2008, ये सब चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, कई कई बार तो लोग मारे गए, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मारे गए। अभी 2022 का भी किस्सा मैंने बताया, उसके बाद भी हमास सक्रिय हुआ है। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि ये इजराइल क्या चाहता है। वो अपनी बढ़ोतरी चाहता है, वो लैंड को ग्रैब करना चाहता है। इस बारे में तो पुराने जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले विदेश मंत्री रह चुके थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हालात से पता था। उन्होंने ओपनली कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की लैंड को छोड़ना होगा। ये ओपनली कहा था, रिकॉर्ड में है सारी हमारी। लेकिन अब हालात इस तरह के बदलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थितियां हो रही हैं। आज देखिए, 1000 से ज्यादा तो मारे गए इनके लोग, और 100 से ज्यादा बंधक बना रखे हैं अप्रोक्सीमेट, और 3 से 4 हजार जो है इजरायली वो घायल हुए हैं। कितना बड़ा हमला है ये, आप देखिए। इसको कोई हिला दिया उन्होंने पूरा इजराइल को। और इजराइल की जो दादागिरी थी कि हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, हम दुनिया को हथियार बेचते हैं, हम दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचते हैं, आज किस लैंड पे चला गया वो। बिल्कुल, उसकी तो माउथ पब्लिसिटी जो होती थी, आज ओपनली उसकी कोई नहीं यकीन करेगा कि इसकी कोई सिक्योरिटी भी है। जी। आयरन डोम वगैरह कहाँ गए उनके, इतना हाँ, तब क्योंकि इससे हमले तमाम नहीं। बड़ी चीजें थी। हाँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसी जिसकी खूब तारीफ हुआ करती थी वो शुरू में ही ध्वस्त होती नजर आई, और तमाम जिसकी आयरन डोम की आपने बात मोसाद। करी, बड़े जो ब्रिगेडियर थे, हाँ, इन तमाम लोगों की लगातार बात हो रही थी, उन्हीं को सबसे पहले ध्वस्त किया गया। तो वाकई सवाल तो सभी चीजों पर है।
सर, हम भारत की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो अगर भारत में भारत सरकार की तरफ से फिलहाल एस जयशंकर ने भी जो प्रधानमंत्री के ट्वीट पर रीट्वीट करा कि जब उन्होंने कहा कि हम एकजुटता से साथ हैं, लेकिन भारत में ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी भी फिलिस्तीन का साथ दे रही है, क्योंकि लंबे समय से भारत का जो रुख है वो फिलिस्तीन की तरफ ही था। तो इसको किस तरह देखिए, और क्योंकि लगातार ये तमाम चीजें हो रही है, तो क्या जो ये भारत में अभी चल रहा है, विश्व इसको भी तो देख रहा है, क्योंकि भारत अपने इंटरनली तौर पर दो गुटों में बटा हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई हिंदू मुसलमान करके नहीं देखना चाहिए हमको, बल्कि क्या मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पिछले 70 सालों से जब ये एग्जिस्टेंस में आया था, इसका मामला फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो झगड़ा शुरू हुआ था, उस वक़्त से हमारे देश ने उनको हमेशा साथ दिया, इसलिए कि वो एक परेशान देश था, गरीब देश था फ़लस्तीन। उसकी एम्बेसी तक हमने यहाँ इंडिया में बना के दी है, नई दिल्ली में। ऐसा नहीं है, हमने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, दवाइयों से किया है, अपनी टेक्नोलॉजी से किया है, हमेशा उनको कि वो उठ के खड़े हो जाएँ, बराबर आ जाए। जैसे हमेशा आदत रही है हमारे देश की कि कहीं भी कोई प्रलय आती है तो वहाँ जा सब सहायता करते हैं। इवन हमने पाकिस्तान की भी सहायता की, जब भूकंप आया, हमने नेपाल की भी सहायता की, हम हमेशा आगे पहुँचते हैं। इसी तरीके से हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर था, वसुधैव कुटुंबकम, जिसके तहत हमने हमेशा अपने लोगों को, विश्व का हर आदमी को अपना साथी माना और उनको किसी को परेशान नहीं होने दिया। इसलिए हम साथ थे। अब जहाँ टेररिज्म ग्रुप आ जाता है, वहाँ पर तो देखिए अब मोदी जी की सरकार चेंज हो चुकी है, मोदी जी का मूड चेंज हो चुका है। वो अब नहीं चाहते कि एक यही नहीं, किसी भी कंट्री में आतंकवाद की स्थिति पैदा हो, उसके आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी ने रखा है अपनी बात कि हम इजराइल के साथ हैं, हम सपोर्ट में। क्यों ज्यादा उसका नुकसान हुआ इस टाइम, और ज्यादा नुकसान जो ओपनली है, और कुछ अभी डिटेल आएंगे बाद में, अभी डिटेल आए नहीं है पूरे। जी। सर, लगातार ये बात उसमें हो रही है कि बोलिए कांग्रेस बोलिए। पार्टी लगातार उसने अपने सीडब्ल्यूसी में उन्होंने पास किया। इससे पहले मिसेस गांधी के वो अपना भाई मानती थी यासिर अरफात को। ये तो ओपन है, उस रिकॉर्ड में है। लेकिन नहीं, अब स्थिति बदल चुकी है। इस तरह का जो भयावह अटैक किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, उनको पूरा तबाह कर दिया गया, उस वक्त तो भाई मानवता बनती है कि हम किसके साथ रहें, जो विक्टिम है उसके साथ रहें। जी। सर, लगातार ये बात हो रही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या फिर जो हमास है, वो लगातार अकेले हमले ये नहीं कर सकता, ये कोऑर्डिनेटेड हमला है। तो ईरान की, हिजबुल्ला की, इन तमाम लोगों की बात, लेबनान की लगातार बात सामने आ रही है। तो ये खबरें लगातार छप रही हैं कि जो हमला है वो ईरान पर भी हो सकता है, क्योंकि अगर सीधे तौर पर तो ईरान इन तमाम चीजों में सम्मिलित नहीं नजर आता, लेकिन दबे पांव वो वाकई इसमें है, क्योंकि ओआईसी की बैठक उसने बुलाई और तमाम चीजें लगातार वो कर रहा है। और हिजबुल्ला के कई कमांडरों ने सामने आकर ये बयान दिया कि हम लगातार हथियार दे रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। पाकिस्तान सर्वे सर्वा रहा है, तो इस बात इसके तहत आपने देखा भी ईरान भी उनके साथ आ गया है। तो उसमें होना कुछ नहीं है। ये एक्चुअली जवाब देना चाहते हैं ईरान, कि ईरान का सीधे कन्फ्लिक्ट है, रशिया का कन्फ्लिक्ट है, किससे, यूएस से। तो अगर ये यूएस इधर जाएगा तो वो उधर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल डिमार्केशन लाइन है, और एक दूसरे को दिखता है कि अगर एक रशिया के साथ जाएगा और चाइना के साथ जाएगा तो दूसरा यूएस के साथ जाएगा। सीधी लड़ाई है। ईरान की तो सीधी लड़ाई है, रशिया की सीधी लड़ाई है, क्योंकि यूक्रेन में साथ दे रहा है उसका वो। तो ये तो ओपनली बात है, कोई ओपन सीक्रेट है, खुला हुआ है। जैसे कि रक्षा मंत्री ने बोला कि हम खत्म कर देंगे गाजा को। अभी विदेश मंत्री उनके वहां पर आ रहे हैं इजराइल में। अब देखिए, ऐसा नहीं है, इस्लामिक संगठन बहुत स्ट्रांग भी है। आप साउथ अफ्रीका में देखिए, कौन सा है, बोको हराम है। आप हिजबुल्ला को देखिए, लेबनान और ईरान को सपोर्ट करता है। फिर हमास आपका फिलिस्तीन में बैठा हुआ है। तो अभी 3-4 तरफ से अटैक हो रहे हैं। इसराइल घबराया हुआ, ऐसा नहीं है। और उसमें कोई दो राय नहीं है आपकी कि वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट पूरा मिल रहा है। अभी आर्टिलरी मिल रही है, उनको वेपन्स मिल रहे हैं, उनको मॉरली सपोर्ट मिल रहा है, और वैसे पैसे मिल रहा है उनको। अभी हो रहा है ये। लेकिन जो इजराइल है वो बार बार ये बातें दोहरा रहा है कि लड़ाई हमने शुरू नहीं की, लेकिन खत्म हम जरूर करेंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या जो तमाम जो लड़ाई है अगर वो आगे बढ़ती है तो ईरान पर भी जो इजराइल है वो हमला कर सकता है, और ये जो पूरी लड़ाई है वो लगभग कितने दिन टिकेगी, क्योंकि ये बात हो रही है कि गाजा पट्टी को जल्द से जल्द कब्जे में कर सकता है इजराइल। देखिए, आप देखिए, जहां तक सवाल है, जो पड़ोसी देश है, चाहे वो जॉर्डन हो, मैं गया हूँ, वाया जॉर्डन गया था वहां पर। जब मैं गया जी। तो वाया जॉर्डन गया हूँ इजराइल में।
तो जॉर्डन लगा हुआ है, जॉर्डन ने भी कह दिया था, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो फुल सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं है, याद होगा कि जब अमेरिका ने आकर घुस के मारा था लादेन को अमेरिका में, तो कोई नहीं बोला था, बिल्कुल क्यों नहीं बोला था। लेकिन आज अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे जैसे भी हो, इतना सपोर्ट नहीं है अमेरिका के पास जितना कि अब ये लोग स्ट्रांग है। आप देखिए आज हमारा इंडिया कहाँ है, सबसे ऊपर हमारा इंडिया है, जिसको कि बाइडन साहब जो है दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनको करते नहीं करते। आज वो जब गए उनके यहाँ तो रेड कारपेट वेलकम किया। वो एक टाइम था जब मिसेस गांधी गई थी तो उनकी तलाशी ली गई थी उनको अंदर मिलाने से पहले। आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है चौड़े होके जाते हैं वहां पे, उनके हाउस में गए, पार्लियामेंट के अंदर गए तो उनके स्पीकर, उनके मेंबर पार्लियामेंट है डेमोक्रेट, ये सब पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हमको सिग्नेचर दे दीजिए, है उनके कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट के साथ में। तो हमारा मॉरल बड़ा हाई है, हमारी स्थिति बहुत स्ट्रांग है। आप देखिएगा जल्दी से जल्दी हमारा जो इंडिया है वो विश्व गुरु की पहुंचने की स्थिति में है। फाइनेंशियली देख लीजिए आप, कहाँ थे, 5 पे थे, थर्ड पे पहुंच गए, तो उसके बाद क्या बचा। अब कोई जमाना था जब कहा जाया करता था कि भाई चाइना और अमेरिका दो देश हैं जिनसे दुनिया डरती थी। आज कुछ नहीं, आज हमसे डरते दुनिया लोग। चाइना की हिम्मत नहीं उठा ले इंडिया के ऊपर निगाह जल्दी। पाकिस्तान तो खामोश बैठ ही चुका है, उसका तो वैसे भी फाइनेंशियली दिवाला निकल गया। जी सर, आपने कहा कि आप कई बार इजराइल जा चुके हैं, इन तमाम चीजों को कई बार आपने देखा भी है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिससे भारत और इजराइल जुड़े हुए थे और किस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेड को लेकर, तमाम चीजों को लेकर चिंता हो रही है लोगों को, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एक और वॉर हो रही है, तो जो महंगाई है वो लगातार चरम पर होने वाली है। तो कौन कौन से सेक्टर है जो इफेक्ट हो जाएंगे? देखिए वहाँ पे तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की रिसर्च की बहुत सी हमारी ये जो यहाँ पे आईसीसीआर है इसके साथ चलता है समझौता। जो अच्छी से अच्छी वैरायटी है, चाहे वेजिटेबल की हो चाहे फ्रूट्स की हो, सारी चीजें वो उगाते हैं वहाँ पे। आपको मैं बताऊं कि वो पत्थरों का देश, बिल्कुल पत्थर है चारों तरफ। फिलिस्तीन में देखेंगे तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, इधर आप देखेंगे तो उन्होंने यूरोप को मात किया हुआ है, जो इसराइल इलाका है। तो बहुत मेहनती लोग हैं, उनकी टेक्नोलॉजी नो डाउट अच्छी है, लेकिन अब इस वक्त तो फेल हो गई, उनकी एजेंसी फेल हो गई। अच्छा भाई, अब है ऐसा कुछ हुआ उनके साथ में कि नहीं चला पाए अपनी, उनसे ज्यादा लोग अच्छे निकल गए। तो हमें तो कई सेक्टर में, जैसे डिफेंस सेक्टर में थे, डिफेंस सेक्टर में हमें सपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करते हैं, और भी कई सेक्टर है। अब उसमें क्या कहा जाए, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी इट्स टू अर्ली टू से। उन तमाम लोगों के लिए कोई संदेश जो भारतीय अभी वहां इजराइल में फंसे हुए हैं, डर रहे हैं? हालांकि एम्बेसीज और तमाम जो इजराइल और भारत सरकार जो है वो कई लोगों को बचाकर यहाँ लाई। अभी आपने सुना होगा कि जो एक्ट्रेस है नुसरत भरूचा, वो फंसी हुई थी तो वो भी वापस आ गई। लेकिन उन तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो है वो सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में डर है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप इन तमाम चीजों से हमेशा जुड़े रहे, आप जानते कि ऐसी कंडीशंस में क्या कुछ चीजें जो है किस प्रोसेस से होती हैं? देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो इंडियंस हैं वहाँ गए हुए हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे इवन जर्नलिस्ट भी गए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं। कई चैनल्स हैं जिनके लेडीज जेंट्स दोनों पत्रकार हैं, वहां पर गए हुए हैं, अपना रिस्क ले रहे हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ वो फॉरेनर्स को देख, एक्चुअली क्या है कि जब वो हमला होता है या लड़ाई होती है, बम चलेगा तो किसी को देखा नहीं है कि बड़ा है कि छोटा है, गरीब है कि अमीर है। तो इसलिए देख के रहना होगा उनको। अब इनको जो बंकर दिए गए हैं, इनको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हमारे इंडियंस के लिए, यही रिक्वेस्ट है कि वहां से बाहर न निकले, और जो उनको इंस्ट्रक्शन लोकल गवर्नमेंट दे रही है इसराइल की, उसको पालन करें। और जैसे जैसे ही सेफ पैसेज मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं सुन रहा था, मिसेज लेखी का जो स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हम गंगा ऑपरेशन चलाएंगे, तो शीघ्र से शीघ्र उन लोगों को हम लाने की कोशिश करेंगे जो आना चाहेंगे। तो अब स्थितियां सामान्य होते ही, क्योंकि देखिए आसमान में तो हवाई जहाज चल नहीं रहे, एयरपोर्ट बंद है, तो कहीं से एक अगर बम आके लग जाए तो सारा का सारा जहाज उड़ जाएगा। सेफ्टी देखने के बाद जब जैसे ही होगा, चाहे वो सी पैसेज से लाया जाए, चाहे उनको एयर पैसेज से लाया जाए, चाहे बाई रोड लाया जाए, जैसा भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी पीछे नहीं रही है। कई देशों में इलेक्शन किया गया और लोगों को सहायता दी गई, लाए गए। अभी हमारे स्टूडेंट ट्रेन में फंस गए थे, उनको भी सेफ्टी से लाया गया। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार पूरा ध्यान देती है, एक एक आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भारतीय नागरिक वहां पर है, अब है तो है। अब जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, कोशिश किया जाएगा लाने के लिए। इसीलिए आगे बढ़ के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस बात को कि हम इसराइल के साथ हैं, कि जो हमारे जो वहाँ पर लोग हैं वो सेफ रहें। जी, सेफ और सिक्योर। सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी इंटेलिजेंस एजेंसी की तमाम चीजों की बात हम और आप कर रहे थे लगातार।
हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स ने बयान दिया है, लेकिन अगर खुले तौर पर कोई और आतंकी संगठन हमास के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गई या और कोई लोग, तो किस तरह का फ्रंट खुल जाएगा और तमाम विश्व में क्या कुछ स्टैंड होने वाला है? क्योंकि लगातार अभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हमास हमला कर रहा है, लेकिन पीछे तौर पर कई लोग जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ये तमाम आतंकी संगठन एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर किस तरह का फ्रंट खुलेगा और तब वॉर कितना टिक जाएगा? देखिए ना, अभी मैंने कहा था आपको कि ये जो हमास है उनका ही नहीं मामला है। आप देखिए लेबनान साइड से जो है हिजबुल्लाह ने भी किया है अटैक, जिनका ईरान का पूरा सपोर्ट है, शिया ग्रुप है। अब आप देखिए ना, बोको हरम भी, ये जो साउथ अफ्रीका के कंट्रीज हैं, उनमें बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं होंगे, 100% के लोग होंगे। हमारे देश में कई बार पकड़े गए आतंकवादी या मारे गए, उनमें एक बाहर के देश के लोग भी थे। उसमें जॉर्डन के भी थे, सूडान के भी थे और साउथ अफ्रीका के भी थे, जो कि कश्मीर में कई बार मारे गए, आइडेंटिफाई हुए कि दूसरे देशों के थे, लेकिन आए थ्रू थे पाकिस्तान के थ्रू। तो हमास ने भी उनको शेल्टर दी होगी। ऐसा नहीं है कि हमास ने उनको शेल्टर नहीं दिया। उसका वो कई फ्रंट खोलेंगे। अभी एक फ्रंट तो उन्होंने किया है और अभी भी दम नहीं रहे। मैं देख रहा हूँ फाइट बराबर चल रही है, इधर से होती है, उधर से उसका जवाब देते हैं। इट मीन्स उनकी बड़ी मजबूती है। इसको बड़ा देखना होगा बड़े ध्यान से। और इसमें विश्व को, हर विश्व का हर कंट्री इधर सोच रहा होगा। अभी उन्होंने कई देशों में मारा भी है इन लोगों को। तो इस तरह से नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, देखना पड़ेगा समय रहते इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं समझता हूँ, एज ए वर्ल्ड लीडर के नाते, कि किस तरह से इसको सपोर्ट करते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। सर, इससे पहले थोड़ी देर पहले आपने एक बात करी थी कि यहाँ पर कि जो नेतन्याहू है, उनके यहाँ के जो लोग हैं वो उनसे किसी तौर पर नाराज चल रही हैं। और इससे पहले भी अगर आप ये तमाम चीजें देखिए तो कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि जब जब इजराइल में समाज में विभाजन होता है, लोग विभाजित होते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, तभी इसी तरह के जो हमले हैं उसकी गुंजाइश थोड़ी बढ़ जाती है। और कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि नेतन्याहू ने अपने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का एक प्रस्ताव दिया था, जिसको लेकर लोग जो है वो थोड़े विरोधी हो रहे थे और भ्रष्टाचार के आरोप भी उनको कई सारे लगे हुए। तो क्या ये वाकई ये एक स्टेटमेंट ही है या वाकई ऐसा होता है कि अगर किसी देश में किसी लोगों के बीच में कोई सोच पर जो विभाजन बहुत बढ़ जाता है, तब इस तरह के हमले होने के जो खतरे हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं? नहीं, देखिए, जब कोई चीज होती है तो उसका कोई पैसेज दिया जाता है। तो इस मामले में देखिए कितना बड़ा अटैक है, उसे पैसेज दिया गया। तो पैसेज दिया जिससे इन्फॉर्मेशन होगी। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। देखिए उनका आज इतना बड़ा नेशनल हॉलीडे था, जिसमें वो लोग नाच गा रहे थे, खा पी रहे थे, घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसी टाइम ये अटैक होता है और वो स्पेस लेके उनका गेट तोड़ के और अंदर घुस जाते हैं। इट मीन कोई ना कोई तो उनको असिस्ट कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोई पहला हमला नहीं किया उसने। ये हमास ने कई बार इससे पहले भी हमले किए हैं, चाहे 2007 में लीजिए, चाहे 2008 लीजिए। लेकिन उसी जगह फिलिस्तीन का क्या कहना है? फिलिस्तीन हमेशा फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो जिसमें कि महमूद अब्बास उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमेशा पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। और उसी जगह ये हमास है, ये अटैकिंग मूड में रहते हैं, लोगों को मारने की बात करते हैं। लेकिन इसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो नेतन्याहू ने ये कहा कि हम सबक देंगे, ठीक है दीजिए, मारिए उनको। लेकिन जो इनोसेंट बच्चे हैं, इनोसेंट वहां पे लेडीज हैं, उनको क्या हो रहा है भाई? उनकी आपने लाइट काट दी, उनकी फूड सप्लाई काट दी, पानी काट दिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए जो वेस्ट बैंक गाजा में किया। 15 खाली हुई है, चले तो गए लोग, लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर उनकी इंटेलिजेंस है, वो साथ की बात करते हैं, या वर्ल्ड फेमस इंटेलिजेंस उनकी है, तो ठीक है, छाटिए और मारिए उसको, हमास के लोगों को और हमास को। लेकिन इनोसेंट को नहीं मारना चाहिए। आप बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आपको किसी भी तरह से भनक थी या फिर तमाम चीजें थी, क्योंकि इन तमाम चीजों में अगर देखा जाए तो फिलिस्तीनी हो गए, जो मासूम इजरायली हो रहे, वो सबसे ज्यादा पिसते हुए नजर आ रही हैं। और उसको लेकर जनता का जो यहाँ पर नाराजगी है वो यहाँ पर जो है जायज मानी जाए। और आगे मेरा सवाल है, आखिरी सवाल सर आपसे होगा कि संघर्ष विराम और मध्यस्थता की मैंने पहले भी आपसे बात की थी, तो अगर ये मध्यस्थता होती है, संघर्ष विराम होता है, तो फिर तमाम चीजें किस तरह की होंगी? और जो तमाम कंट्रीज है जो अभी फिलहाल दो गुटों पे बटी हुई है, उनका क्या स्टैंड होगा फिर? देखिए, जो नुकसान होना था फिलिस्तीन का हुआ, जो नुकसान होना था आपका ब्लड शेड हुआ वहां से, और इस तरफ भी इसराइल में भी हुआ और फिलिस्तीन में भी हुआ। इससे मिलना कुछ नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी की बर्बादी हुई है, इससे कितना नुकसान हुआ है, और जो जितनी एक्टिविटीज हुई है वो गलत हुई है। लेकिन
चलिए किसी न किसी चीज का तो अंत होता है। चाहे अशोका के टाइम में लाखों लोग मारे गए, शांति की चीज बनी, हमारे अशोका सम्राट द ग्रेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरह से यहाँ भी कोई ना कोई स्थिति बनेगी और पीस की बात आएगी। ऐसा तो नहीं कि लड़ाई होती रहेगी। अब यूक्रेन की वार चल रही है, अब इसका देखता हूँ कब तक चलता है और इसमें क्या होगा। नुकसान ही होता है दोनों तरफ से, एक तरफ से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे जो देश सपोर्ट कर रहे हैं उनको सोचना होगा कि इसकी सप्लाई दोनों तरफ से कम करें, जिससे कि समझौता हो सके, लड़ाई बंद हो। जब हथियार ही नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं होगा, तो लड़ाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सड़कों पे तो खाली लड़ाई होती नहीं है, हथियारों से होती है। तो हथियार उनको देने बंद कर दिए जाएं और टेबल पे बैठ के बात हो। इसके लिए महमूद अब्बास भागे भागे फिर रहे हैं। अभी रशिया भी गए थे, हो सकता है टर्की भी जाए, कई कई गए जाएंगे वो, कि अब में हमारी ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। क्योंकि उनका इतना जोर नहीं है लड़ाई में, क्योंकि वो वहां पे ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है सत्ता में। सत्ता की भूख तो हमास को है, जो पावर में आना चाहते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या वहां की सत्ता हथिया आना चाहते हैं, वो हमास का है। ये हमास का एक्ट है, तो हमास के बारे में सोचना होगा। फलस्तीन तो सोच ही रहा है, और हमारे पड़ोसी मुल्कों को उस देश के आसपास और जो देश में मध्यस्थता करना चाहते हैं उनको भी सोचना होगा कि इतना बहुत ज्यादा हो चुका, अब नहीं होना चाहिए। जी ठीक है सर, इन तमाम चर्चा को और हमारे बीच में जो बातचीत हुई है उसको यहाँ पर मैं इसी नोट पर समाप्त कर रही हूँ कि तमाम जो विश्व में चाहे वो इसराइल की तरफ हो या हमास की तरफ हो या फिलिस्तीन की तरफ, उन सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ फंड जो हथियार उन आतंकी संगठनों को दिया जा रहा है, जैसे आप ये मानते हैं कि कोई वो देश से सताए हुए हैं या इन तमाम चीजों को लेकर, उसको समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और साथ ही वॉर डिक्लेयर करने से पहले अपने देश के बारे में, अपने जो मासूम लोग हैं उनके बारे में भी सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वॉर से कभी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।